अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान आसिम जलाल फार्म यूके। आप मेरे यूट्यूब चैनल देखना तो मेरे अजीज़ों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेहान खान जो नून लीग के हत्थे चढ़ी हुई थी और उसने इमरान खान के बारे में जितनी भी गंदी ज़बान उससे मुमकिन हो सकी उसने चबाई। इस औरत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतहाई नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया। ये रेहान खान इमरान खान की साबका बीवी थी। इसने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक किताब भी लिखी, लेकिन आखिरकार उसका ज़मीर जागा और उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी घिनौने इल्ज़ामात लगाए थे उसके लिए उसने माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने ये सब झूठ बोला था। तो मेरे अज़ीज़ों, आखिरकार जीत सच की हुई। इमरान खान एक ऐसा शख्स है जिसने शायद ज़िंदगी में कभी झूठ ही ना बोला हो और वो मुहब्बे वतन शख्स भी है। आज आपको असल हकीकत आपके सामने इस वीडियो देखने के बाद आएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो कामयाब शख्स होता है वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के साथ अपने आप को तब्दील करने की सलाहियत रखता है, मुश्किल वक्त से घबराता नहीं। और हीरो वो होता है जो हर आने वाले चैलेंज का मुकाबला डट के करता है। बात हम कर रहे हैं इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेहान खान आज लाइव प्रोग्राम के दौरान आपदीदा हो गई। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इमरान खान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैंने एक सच्चे इंसान पर इल्ज़ाम लगाया। मैं आज अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। रेहान खान की गुफ्तगू ने मोहसन भट्टी को भी आपदीदा कर दिया। आइए पहले इनका बयान सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। आपने अपनी किताब में अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बहुत से इंकशाफात किए, लेकिन दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। देखिए जी, अगर मैं बहुत बड़ी सियासी जमात की लीडर होती और मैं ऐसी सियासी जमात की लीडर होती जहां तमाम एंकर्स, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, सिंगर्स और सोशल मीडिया, मतलब मेरी ये पावर होती, तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं टीवी पे बैठ के 9 साल बाद भी खुद जवाब दे रही होती। मैं भी किसी को फ़ोन करती और कहती इसको टीवी पे नहीं आने देना, इसका शो बंद कर देना, इसको ये सवाल करना। तो मेरे पास जी खुद ना वो सोशल मीडिया टीम्स थी, ना उस किस्म का सपोर्ट सिस्टम था, ना कोई सियासी पार्टी थी। तो इधर तो जो सियासी पार्टीज़ हैं, जो पीटीआई की मुखालिफ सियासी पार्टीज़ हैं, वो मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा प्रोपेगेंडा है। क्या शादीशुदा जिंदगी को पब्लिक करना मुनासिब है? क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान तो बहुत सी पर्सनल बातें होती हैं। अगर आप अपनी मनकूहा बीवी के बारे में गैर मर्दों, नामहरम ख़वातीन, लॉयर्स, दुनिया भर के साथ राब्ते में हो कि आपने कुछ महीने बाद क्या करना है, तो फिर वो तो शादी ही नहीं, वो तो शादी के नाम पे एक ड्रामा है, वो एक फरेब है, वो एक धोखा है और वो फिर वो रिश्ता जेन्युइन ही नहीं है। और आप क्यों ऐसी हरकत करें? देखिए, रोज़ लोगों के रोज़ ब्रेकअप्स होते हैं, लोगों की रोज़ शादियां टूटती हैं, लेकिन जब उस शादी का फॉर एग्जाम्पल आपका किसी से ज़ाती रिश्ता हो, प्राइवेट वो हो, तो एब्सोल्युटली ब्रेकअप के बाद भी शायद उसकी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब एक ऐसे इंसान के बारे में आपको कुछ ऐसा पता हो जिसकी दिमागी तवाज़न की वजह से या सोच की वजह से 24 करोड़ अवाम के अलावा पूरा खिता अफेक्ट हो रहा हो, तो मेरा ख्याल है वो फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है। देन साइलेंस इज बिट्रेयल। शादी से पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में आपका जो इमेज था और अलैदगी के बाद उसमें क्या तब्दीली आई? पहले क्या सोचा था, क्या निकला, क्या पाया? अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मेरा वही इमेज था कि जो बहुत से लोगों का है, जो आजकल भी लोग सोच रहे हैं। देखें, एक होता है आपने मकबूलियत की बात की, एक होता है कि आपको लगता है ये बंदा बहुत ज़बरदस्त है, बस इसी को वोट देना है। एक होता है कि किसी दूसरे की नफरत में आप किसी को सपोर्ट करते हैं। चूंकि प्रोपेगेंडा ये है कि अच्छा ठीक तो नहीं है, हाँ इतना समझदार भी नहीं है, फजूल बात भी कर जाता है, लेकिन बाकी सारे चोर डाकू हैं। ये सोच होती है एक ओवरसीज पाकिस्तानी की, ये सोच होती है एक पीटीआई के वोटर की। ये मेरी सोच थी मेरी, जब आई डिडंट थिंक कि वो कोई ख़ास
ब्राइट है, मुझे लग नहीं रहा था कि कोई खास स्टेट्समैनशिप प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं सादा तो है, तो हम संभाल लेंगे, हम कुछ बता देंगे कि ये कपड़े पहने, ये ऐसे, वो ये सादा तो है, करप्ट तो नहीं है, यही बात होती है, दूर से हमको ये लगता है। तो वो इस वहम में कि सादा है, जिंदगी में भी सादगी है, चालाक नहीं है, ऑनेस्ट है, तो वो फिर मुझे पता चला कि ये हमारी सादगी है कि हम समझ ही नहीं सके। एंड आई थिंक कि सादा बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा शातिर हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं, अपना जो मतलब है वो पूरा करना, लोगों को बड़ी जल्दी पहचान जाते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते फजूल, जिससे काम होता है बस उसी से काम रखते हैं, किससे क्या काम निकाला जा सकता है, और ये एक क्वालिटी है। ओन चौधरी ने आप पर इल्जाम लगाया कि आपने फिल्म लाने के लिए अलीम खान साहब से पैसे मांगे थे। अब जाके उनसे इंटरव्यू करके पूछे ना, तो अब तो ओन चौधरी साहब भी मेरे ख्याल है सिराते मुस्तकीम पे आ ही गए हैं, अब उनसे जाके पूछें, फिर वो आपको मुख्तलिफ जवाब देंगे। देखिए, मैं फैसल वाडा के बारे में बहुत लोग टीवी पे बात करते हैं और लोगों की एक परसेप्शन भी है, मैं उनके जो सियासत का स्टाइल है या जो बोलने का अंदाज है या जिस तरह से भी उनकी एक वो, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कमेंट करना चाहती, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तलाक के बाद बहुत से लोगों को हकीकत पता थी, और इंसान का जो किरदार है, कैरेक्टर, तब पता चलता है जब आप सच बोलने की हिम्मत रखें। और बड़ी बातें की गई फिल्म के बारे में, अजीब अजीब बातें की गई जी, 17 करोड़ यहाँ से लिए, 5 करोड़ यहाँ से लिए, 7 करोड़ वहाँ से लिए। किसी और में अली भी मेरी भाइयों की तरह है, हो सकता है लोगों की मजबूरियाँ हो, लेकिन मैंने अप्रिशिएट किया कि फैसल वाडा के बारे में भी ये बात की गई थी। सिर्फ फैसल वाडा आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीवी पे बोला कि भाभी ने एक पैसे को हाथ नहीं लगाया मैं इसका, और उनको ज़रूरत नहीं थी ये कहने की, वो भी चुप हो जाते बाकियों की तरह, लेकिन वो बोला। और ये मैं हमेशा ये बात याद रखूँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जानान फिल्म जब बनाई, तो जो फिल्म बनाई वो मैंने किसी यंग लड़के को फिल्म मेकर बनाने के लिए, उसके करियर के लिए किया, और मैंने जो फिल्म पे पैसे लगे ना, वो जब पैसा लगा उस पर, इनिशियली हमने 1 करोड़ 25 में फिल्म रैप अप की। एक्चुअली शायद ये बात बतानी नहीं चाहिए, अब हम फिल्म बनाने चाह रहे हैं, लेकिन हमने बहुत शू स्ट्रिंग बजट पर, हमें बहुत दिक्कत हुई उसके लिए फाइनेंस रेज करने के लिए, लेकिन ना मैंने उस पैसे को हाथ लगाया, जो इन्वेस्ट हुआ उसमें हाथ ही नहीं लगाया, नथिंग टू डू विद इट, और ना मैंने उसके प्रॉफिट को हाथ लगाया। आयशा गुलाली ने जो इल्जामात लगाए थे उनमें किस हद तक हकीकत थी? वो कोई टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर तो है नहीं, हो सकता है कि वो जो बात कर रही हैं शायद गलत शोज पे चली गई, गलत लोगों को उन्होंने ट्रस्ट कर लिया। आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन अगर उनके पास कुछ है रिकॉर्ड वगैरह, यकीनन उन्होंने कुछ दिखाया होगा, तो ये सवाल उनसे मेरा ख्याल है पूछना चाहिए। आप लंदन आती जाती रहती हैं, जमाइमा गोल्डस्मिथ से भी मुलाकात होती है? मेरी कभी जी मुलाकात नहीं हुई, ना मैंने कोशिश की मुलाकात की, कोई ना कभी राब्ता किया। साबिक वजीर आजम के बेटों से आपकी को मुलाकातें हुई? मेरी बनी गाला तो वो आते रहते थे, मुलाकातें होती नहीं, शादी से पहले भी हुई, शादी के बाद भी हुई मुलाकातें, बच्चों से हुई। टेरियन से भी कभी मुलाकात हुई? वो आपको पता है पाकिस्तान आने के लिए आप लोगों ने रास्ते ही हमवार नहीं किए उसके लिए। उसके बारे में कभी आपकी साबिक वज़ीर आज़म से कोई बात? अब मैं इस बारे में इसलिए भी बात नहीं करना चाहती क्योंकि देखें, जिन बच्चों के बारे में हम बातें कर रहे हैं या कोई भी बच्चे हों, आई थिंक कि उनके साथ उनकी फैमिलीज के साथ भी जो कुछ हुआ, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बच्चों का इसमें तो कसूर नहीं है ना कि वालिदैन क्या कराया मैं इसका, और उनको ज़रूरत नहीं थी ये कहने की, वो भी चुप हो जाते बाकियों की तरह, लेकिन वो बोला। और ये मैं हमेशा ये बात याद रखूँगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जानान फिल्म जब बनाई, तो जो फिल्म बनाई वो मैंने किसी यंग लड़के को फिल्म मेकर बनाने के लिए, उसके करियर के लिए। नाज़रीन, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते।